हाय दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूँ अमृता और आज मैं लेके आई हूँ एक आदमी की ऐसी कहानी जो बार बार पास्ट में जाके अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अतीत में जाके क्या वो अपनी गलती सच में सुधार सकता है जिसके कारण उसका फ्यूचर पूरा बदल जाएगा। जानते हैं इस मूवी में बटरफ्लाई इफेक्ट 2। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने कुछ सालों पहले ऑलरेडी किया था, जिसकी लिंक मैं नीचे दूंगी, बट इन दोनों पार्ट में वैसा कुछ रिलेशन नहीं है। मूवी के आखिरी में मैं ये भी बताऊंगी कि टाइम ट्रैवल और केओस थ्योरी के बीच में क्या रिलेशन है एग्जैक्टली। तो इस मूवी की जब शुरुआत होती है तब हमारे प्रोटैगनिस्ट निक नींद से उठता है एंड थोड़ा चौंक जाता है आसपास का माहौल देख के। दरअसल ये चार दोस्त यानी खुद निक की गर्लफ्रेंड जूली, निक का दोस्त और कलीग ट्रेवर और उसकी गर्लफ्रेंड अमांडा, ये चारों भी जूली का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पहाड़ों पे गए थे। निक उठ के अपने गर्लफ्रेंड जूली के पास जाता है और दोनों भी अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। दरअसल जूली एक आर्टिस्ट थी और उसे न्यूयॉर्क से काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जहाँ पे जाके उसे खुद की गैलरी ओपन करने का उसका सपना था। लेकिन निक उसे कन्विंस करता है कि यहीं पे रुको मेरे साथ, हम दोनों साथ में जिंदगी बिताएंगे, काफी अच्छी जिंदगी होगी हम दोनों की। इस पे जूली को भी काफी अच्छा लगता है। ये कन्वर्सेशन चल ही रहा था, लेकिन तभी निक को ऑफिस से कॉल आता है और उसे इमीडिएटली अपने दोस्तों को वापस लेके शहर जाना पड़ता है। यहाँ पे केस कुछ ऐसा था कि निक और उसके कोवर्कर डेव के बीच में एक कंपटीशन चल रहा था। दोनों में से जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा उसे वीपी की प्रमोशन मिलने वाली थी। बस इसी रेस के कारण निक चल पड़ता है अपने गर्लफ्रेंड का बर्थडे पूरा रैप अप करके। प्लान तो वैसे इनका 2 दिन उस पहाड़ों पे रहने का था। अब यहाँ पे कार से जब ये लोग जा रहे थे तभी कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जिसके कारण बटरफ्लाई इफेक्ट होने लगता है। तो पहला इवेंट ये है कि निक को लगता है कि वो अपना गॉगल वहीं पे भूल आया है, लेकिन जूलिया ने ऑलरेडी वो कलेक्ट किया था एंड वो उसे देते हुए कहती है कि पता नहीं तुम्हारा मेरे बगैर क्या होगा। दोनों भी एक दूसरे को किस करते हैं और उसी पे ट्रैवर कुछ कह देता है और वो भी अमांडा को किस करता है। ये देख के जूली उनका फोटो खींचने के लिए अपना सीट बेल्ट निकालती है और बस अगले ही पल में इनकी गाड़ी का टायर फट जाता है और कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर रास्ते के बीच में रुकती है। लेकिन तभी दूसरी तरफ से बहुत बड़ा ट्रक आ रहा था। ट्रक का ड्राइवर भी उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन हेवी व्हीकल होने के कारण वो ब्रेक नहीं लग पाता और इनके गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। अब निक हॉस्पिटल में जब उठता है तब उसकी माँ वहाँ पे थी। इसके तीनों भी दोस्त गुजर गए थे। तब उनके मौत के बारे में जानकर वो बहुत ही डिप्रेस रहने लगता है। घर में भी अकेला ही रह रहा था और एक दिन अपने घर में वो जूली और खुद की तस्वीर देख रहा था और अचानक से उसे हेडेक होता है और वो सारी तस्वीरें मूव होने लगती है। इसी में उसे चक्कर आती है और नाक से खून आके वो बेहोश होता है। ये सुनने के बाद उसकी माँ कहती है कि शायद हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं मानता। उसकी लाइफ फिर मूव ऑन होती है और 1 साल ऐसे ही बीत जाता है। ऑफिस में अभी डेव का प्रमोशन हुआ था और वो इस पे फालतू के ही रोब झाड़ रहा था। एक दिन वो उसे क्लाइंट को एक प्रेजेंटेशन देने के लिए कहता है। अब प्रेजेंटेशन के वक्त जो स्क्रीन पे लोग उसे दिख रहे थे, अचानक से वो भी उसे मूव होते हुए दिखाई देते हैं और उसके नाक से खून आके वो बेहोश होता है, जिसके कारण उसे 1 वीक का सस्पेंशन मिलता है। अब ये जब घर आता है तब वो अपनी पुरानी यादों में था और जूलिया और उसके दोस्तों की फोटो देख रहा था उसके बर्थडे की। लेकिन वो फोटो देखते देखते लिटरली वैसा ही पेन उसे होने लगता है, नाक से खून आने लगता है और काफी अनबेरेबल चीज होने लगती है। एंड दूसरी ही मोमेंट पे दोस्तों वो उस वक्त में ट्रांसपोर्ट हो जाता है अतीत में, और जो एक्सीडेंट का मोमेंट था जैसे उसके पहले 3-4 मिनट वहाँ पे वो आता है और उस एक्सीडेंट की अनहोनी को वो टाल देता है। यहाँ पे भी उसकी गाड़ी का टायर फट जाता है, लेकिन जैसे ही वो सामने ट्रक आने वाला था वो गाड़ी अपनी मूव कर देता है दूसरी जगह। अब यहाँ पे अतीत में ये टाइम अल्टर हुआ था। अब यहाँ पे एक्सीडेंट नहीं होता और उसके ये जो तीनों दोस्त है वो बच जाते हैं और एक नई टाइमलाइन शुरू होती है। और अचानक से ही दूसरे मोमेंट पे दोस्तों वो अपने ही घर में वापस उठता है। उसके नाक से अभी भी खून आ रहा था, लेकिन इसके घर का माहौल पूरा अलग था, काफी फ्रेश लग रहा था उसका घर और सामने ही उसे जूलिया दिखती है। यानी इस नए टाइमलाइन में कोई भी गुजरा नहीं था, सब अच्छा चल रहा था। अपने दोस्तों से भी वो मिलता है, लेकिन ऑफिस में अभी भी डेव का प्रमोशन हुआ था और वो वीपी बन गया था और लिटरली सबको वो परेशान कर रहा था। अब ये जानने के बाद निक को काफी गुस्सा आता है और वो डेव को कुछ गलत कह देता है और डेव उसे काम से निकाल देता है। अब इसका जॉब नहीं है ये जानने के बाद जूली थोड़ी सी उस पर भड़क जाती है कि पिछले 1 साल पहले यानी मेरे बर्थडे के दिन तुमने ही कहा था कि तुम्हारा प्रमोशन होगा, अपनी जिंदगी अच्छी होगी, लेकिन अब तो तुमने ही जॉब छोड़ दिया है और मैंने भी अपने करियर की बैंड बजा दी है यहाँ पे रहकर। तो ये जानने के बाद निक थोड़ा शॉक हो जाता है। यानी बीच में जो 1 साल बीत गया था इस नए टाइमलाइन का, वो उसके बारे में उसे कुछ भी याद नहीं था। यानी यहाँ पे टाइमलाइन तो चेंज हुई थी, लेकिन जो 1 साल था वो पूरा उसके हाथ से चला गया था और निक को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं था।
लेकिन उसको ये पता था कि कैसे चीजें सही कर सकते हैं। इसीलिए वो अपना एक ऑफिस का फोटो देख रहा था जिसमें एक क्रिसमस पार्टी थी ऑफिस में और ये चारों भी प्रेजेंट थे और साइड में ही डेव भी था। अब ये समय काफी इम्पोर्टेंट था डेव के प्रमोशन के लिए, क्योंकि इसी दरमियान उसने एक बहुत बड़ी क्लाइंट की डील क्रैक की थी और उसके कारण उसे प्रमोशन मिला था वीपी का। तो निक डिसाइड करता है कि वो इसी समय अतीत में जाएगा और कुछ चेंजेस कर देगा उसमें। तो वो उसी इंटेंसिटी से उस फोटो की तरफ देखने लगता है और कुछ ही पलों के बाद वो उस पार्टी में चला जाता है। वहां जाने पर वो जानबूझ के डेव के पैंट पे वाइन डालता है ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो और इसी दरमियान वो उसके केबिन में जाके उसके जो क्लाइंट की डील के पेपर्स थे वो चुराता है। अब ये चेंज वो अतीत में करता है। अब इसके कारण पूरा फ्यूचर बदल जाता है और सेकंड टाइमलाइन बन जाती है जिसमें वो खुद वीपी था और डेव उसकी जगह पे सेल्समैन था, क्योंकि डेव के हाथों से वो डील चली जाती है और उसका प्रमोशन निक को मिलता है। ये अचानक से अपने ही ऑफिस में उठता है और खुद को वीपी पाके बहुत ही खुश हो जाता है। लिटरली सब कुछ था इसके पास जो वो चाहता था। शाम को घर जाने से पहले निक का बॉस उसे कहता है कि रात को एक इन्वेस्टर के साथ मीटिंग है और निक को उसके लिए प्रिपेयर करना है। ये बोल के निक अपने घर जब जाता है तब घर जो रहता है वो बहुत ही आलीशान था, लेकिन वहाँ पे जूलिया नहीं थी। इस टाइमलाइन में दरअसल जूलिया के साथ उसका ब्रेकअप हुआ था और इसके बाकी के दोस्त यानी ट्रेवर या उसकी गर्लफ्रेंड अमेंडा, इनके साथ भी उसकी दोस्ती नहीं थी। वो ट्रेवर को कॉल लगाता है लेकिन वो उठाता नहीं है। शाम को जब इन्वेस्टर के साथ मीटिंग होती है तब बॉस उसे अपने कंपनी का ओवरव्यू और उसके नंबर्स और उसके सेल्स नंबर देने के लिए कहता है, लेकिन इसे कुछ भी याद नहीं आता क्योंकि ये समय उसने जिया ही नहीं था कि वो वीपी बनने के बाद उसने कैसी ऑफिस की एक्टिविटी की या ऑफिस में अभी क्या चल रहा है, ये कुछ भी उसे पता नहीं था। इसीलिए पूरा फेज आउट होता है। लेकिन पता नहीं अचानक से इसको सारी चीजें याद आती है और वो उस इन्वेस्टर को रिपोर्ट देता है, जिससे वो खुश होके इसके कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होता है। यहाँ पे भले ही उसे वो चीज याद नहीं थी, लेकिन उस पोजीशन में यानी अगर वो वीपी बनता है तो पिछले 1 साल में क्या क्या हुआ था ये सबकॉन्शियसली उसे पता रहता है। इसलिए वो सडनली उसे क्लिक होता है। पुराना ही प्रेजेंटेशन उसको पता था और वही वो चीजें इस इन्वेस्टर को भी बताता है। इस मीटिंग में बॉस की वाइफ भी आई हुई थी। वो निक से काफी इम्प्रेस होती है और मीटिंग के बाद जब निक रेस्टरूम में गया था तब वो उसको सेड्यूस करती है और दोनों का भी मेकआउट होता है। ये करते वक्त ही वो निक के साथ एक फोटो खींचती है। मीटिंग होने के बाद निक अपने घर आता है और तभी पार्किंग में उसे ट्रेवर मिलता है। उसकी हालत बहुत ही खराब थी। वो उसे बताता है कि इनके कंपनी का एक इन्वेस्टर था मैल्कम, जिसे खुद ट्रेवर ने ही लाया था। वो उसकी इन्वेस्टमेंट यानी वो पैसे वापस मांग रहा है। मैल्कम दरअसल बिजनेसमैन नहीं, वो एक माफिया है। अगर उसे पूरे पैसे वापस नहीं लौटाए तो वो मेरी जान ले लेगा। तो निक उसे शांत कराता है और कहता है कि मैं अपने बॉस से कल पैसों की बात करता हूँ, उसे हम जल्द ही पैसे वापस कर देंगे। ट्रेवर वहाँ से चला जाता है। दोस्तों इस रियलिटी में निक की पूरी लाइफ अलग थी। ट्रेवर भी उसका दोस्त नहीं था, जूली के साथ भी ब्रेकअप हुआ था। अब अगले दिन निक बॉस को मैल्कम के ब्लैकमेल के बारे में बताने जाता है तो उसके पहले ही बॉस ही उसे एक बुरी न्यूज देता है कि रात में जिस इन्वेस्टर के साथ मीटिंग हुई थी उसने वो डील कैंसिल कर दी है। तो निक शॉक होता है और फिर उसके बाद वो बॉस को बताता है कि भाई वो मैल्कम के पैसे वापस हमें देने होंगे वरना वो ट्रेवर की जान ले लेगा। तो बॉस उसे कहता है कि ये कंपनी पूरी ब्रोक है, हम पूरे के पूरे कर्जे में डूबे हुए हैं, हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं है और तुम्हें ये पता होना चाहिए क्योंकि तुम ही कहीं ना कहीं इस चीज के लिए जिम्मेदार हो। अब ये सुनने के बाद ये शॉक होता है कि मतलब ये ऐसे कैसे हुआ। तो बॉस कहता है कि दरअसल तुमने ही हमारे 2-4 क्लाइंट को खो दिया है, इसीलिए हमारी ऐसी हालत है। अब ये जानने के बाद निक अपना पर्सनली चेक लिखता है और मैल्कम को देने के लिए उसके क्लब में जाता है जहाँ पे उसकी मुलाकात जूली से होती है। जूली ऑलरेडी मूव ऑन होके दूसरे के साथ एक रिलेशन में थी, लेकिन ये उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती। फिर इसकी मैल्कम के साथ मीटिंग होती है जहाँ पे ट्रेवर भी था। काफी निगोशिएशन के बाद निक अपने खुद के बैंक से कुछ पैसों का चेक लिखता है और मैल्कम को देता है, जिसमें मैल्कम भड़क जाता है क्योंकि उसने काफी बड़ी रकम लगाई थी और इसके सिर्फ 10% ये अभी दे रहा है और वो उधर ही ट्रेवर को मार डालता है। ये देख के निक क्लब से भागने की कोशिश करता है और पीछे से मैल्कम के लोग इसके ऊपर फायरिंग कर रहे थे। फायरिंग का आवाज सुनते ही जूली इसको पूछने आती कि भाई क्या चल रहा है, लेकिन उस बेचारी को गोली लगती है और वो उधर ही गुजर जाती है। वो मैल्कम के कब्जे से भाग जाता है सीधा अपने माँ के पास।
और वहाँ पे पूरी जो भी चीजें हुई थी अब तक की वो कन्फेस करता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। कोई चीज वो ठीक करने की कोशिश करता है लेकिन हर बार कुछ ना कुछ गलत हो रहा है उसके साथ। तो उसकी माँ कहती है कि तुम भी सारी सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हो, सब कुछ ठीक करना चाहते हो जैसे तुम्हारे पिता थे, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। यानी दोस्तों यहाँ पे उसके पिता के कारण ही उसको ये टाइम ट्रैवल की चीज मिली थी। वो आगे कहती है कि तुम्हारे पिता भी बिगड़ी चीजों को सुधारने के लिए अतीत में जाया करते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि आने वाला हर फ्यूचर प्रेजेंट से और भी बदतर है, तब उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब ये सुनते ही निक काफी शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी माँ ने सुसाइड की बात उनसे छुपा के रखी थी। माँ उसे यही कहती है कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं मानता। अगले दिन निक अमेंडा से मिलता है और जूली के 24th बर्थडे की पिक्चर लेता है और घर जाके वापस उस फोटो को देख के वो टाइम ट्रैवल करके अतीत में चला जाता है उसके 24th बर्थडे को। और दोस्तों वहाँ जाके सबकी जान बचाने के लिए वो जूली से ब्रेकअप करता है। जूली गुस्सा हो जाती है और रोते रोते वो वहाँ से निकलने वाली थी, लेकिन पहले वो बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और तभी ये शॉक हो जाता है क्योंकि अगर इसको बेबी हुआ तो वो भी वैसे ही टाइम ट्रैवल कर सकता है, लेकिन तब तक जूली चली गई थी। तो उसको रोकने के लिए ये भी किसी और की गाड़ी चुराता है और उसका पीछा करता है। जूलिया के कार के नजदीक जाके उसको रोकने के लिए कहता है, लेकिन वो सुन नहीं पाती। सामने से ही दूसरी गाड़ी आने वाली थी, मतलब वही एक्सीडेंट वाला सीन वापस हो रहा था। तभी जूलिया को बचाने के लिए ये अपनी गाड़ी दूसरी साइड मोड़ लेता है और खाई में गिर के गुजर जाता है। अब इस टाइमलाइन में तीनों दोस्त तो बच जाते हैं, लेकिन निक गुजर जाता है। अब ऑलमोस्ट 1-1.5 साल के बाद हम देखते हैं जूली न्यूयॉर्क सिटी में थी, अपना करियर परस्यू कर रही थी और उसको एक बेबी था। और उस बेबी का ध्यान एक तस्वीर पे जाता है जो जूली की 24th बर्थडे की थी, जिसमें चारों भी दोस्त थे। और अचानक से दोस्तों वैसे ही स्क्रीन फ्लिकर होने लगती है, वही तस्वीरें मूव होने लगती है, यानी ये निक जूनियर भी टाइम ट्रैवल कर सकता है। मूवी इधर ही खत्म हो जाती है और आखिरी में क्रेडिट सीन में हम निक के पिता के बारे में देखते हैं। अपना प्रेजेंट और फ्यूचर सही करने के लिए उसके पिता भी कई बार टाइम ट्रैवल करते थे, जिसके कारण उनका ब्रेन डैमेज हुआ था और वो मेंटल इलनेस के शिकार बन गए थे और उसी के कारण वो सुसाइड कर लेते हैं। और मूवी के आखिरी में हम निक को वैसे ही हॉस्पिटल में देखते हैं जैसे पहले वाले एक्सीडेंट के बाद देखा था, लेकिन ये चीज क्लियरली हमें बताया नहीं गया कि निक बचता है या नहीं। तो ये थी मूवी बटरफ्लाई इफेक्ट पार्ट 2। दरअसल यहाँ बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में मैंने पार्ट 1 में भी बताया था कि कैसे छोटी छोटी चीजें हमारे आने वाले वक्त को बदल सकती हैं। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में जब वो गॉगल वाला सीन था कि वो गॉगल मांगता है और वो पूरा कन्वर्सेशन शुरू होता है, इनका फिर टायर फटता है एंड एक्सीडेंट होता है। सेकेंड वर्जन में भी वो फाइल चुराता है और इसके कारण वो पूरा एक अलग टाइमलाइन बनती है और वो जब उठता है तब वो वीपी था। यानी रियल लाइफ में भी बटरफ्लाई इफेक्ट काम करता है कि हमारा एक छोटा सा कदम आने वाले वक्त को बदल सकता है। अगर सरल भाषा में समझाऊं तो कोसों मील दूर किसी चमन ने चमगादड़ का सूप पिया और इसके कारण इंडिया में कुछ लोगों को पिछवाड़े पे डंडे पड़े। इसे ही कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। लेकिन दोस्तों जैसे मूवी में बताया गया है कि बटरफ्लाई इफेक्ट में टाइम ट्रैवल भी इन्वॉल्व है, वैसा कुछ नहीं है। ये एक फिक्शनल कहानी उन्होंने बताई है। बटरफ्लाई इफेक्ट जस्ट यही है कि कैसे छोटी छोटी चीजें हमारी सराउंडिंग और आने वाले फ्यूचर को बदल सकती है। आपने अपने लाइफ में जो भी चीजें की होगी, जो भी डिसीजन लिए होंगे, दैट हैज लेड यू टू वॉच माई वीडियो टुडे, राइट। तो ये थी पार्ट 2। मैं पार्ट 3 का वीडियो बस थोड़ी देर में डाल रही हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।